नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 जनवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। 27 जनवरी यानी आज होगी शिकायतों की सुनवाई। जानिए पूरी अपडेट। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की भव्य झांकी की झलक दिखाई दी। दिखी महाभारत की गूंज। हरियाणा में डाटा अपग्रेड के बाद ऑनलाइन सेवाएं बहाल। सरल पोर्टल समेत 1000 से ज्यादा का काम फिर से शुरू। देर रात से थे बंद। हरियाणा के स्कूलों में आज छुट्टी की घोषणा। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने किया बड़ा ऐलान। बजट 2025 में किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। किसान सम्मान निधि और केसीसी में हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी। हरियाणा सीईटी परीक्षा की तैयारियां हुई तेज। एग्जाम के लिए कमेटी का हुआ गठन। आई नई अपडेट। आमजन के लिए राहत भरी खबर। अमूल दूध की कीमतों में प्रति लीटर 1 रुपए की कटौती के बाद पंजाब की वेरका कंपनी ने भी दूध प्रति लीटर 1 रुपए किया सस्ता। हरियाणा पंजाब में 26 जनवरी पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा, देश के किसान मजदूर को कर्जा मुक्त किया जाए, साथ ही फसली बीमा योजना लागू हो। और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस। अपाचे राफेल ने बनाया विक्ट्री फॉर्मेशन। पहली बार एक साथ 5000 कलाकारों की परफॉर्मेंस दिखाई दी, तो साथ ही मोदी दर्शकों के बीच पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिन में तेज धूप खिलने से ठंड का असर कुछ कम हुआ है, जिससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 जनवरी तक उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से सर्दी बढ़ सकती है। सुबह और देर रात के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई गई है, जबकि दिन में तेज धूप रहने से मौसम सुहावना बना रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात और पलवल समेत 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर सुबह और रात के समय घना कोहरा पड़ सकता है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को सतर्क रहने और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। प्रदेश के बाकी 11 जिलों की बात करें तो मौसम सामान्य रहेगा, यानी वहां पर ग्रीन सिग्नल दिया गया है। इसके बाद यानी 28 जनवरी के बाद फिर से ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है और 29 जनवरी तक तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वायुसेना स्कूल चंडीगढ़ द्वारा अध्यापक, अटेंडेंट व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 4 फरवरी 2025 है। लैब अटेंडेंट के पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार विज्ञान विषय से 12वीं पास होने चाहिए। एनटीटी के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास तथा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा धारक होने चाहिए। वहीं संस्कृत टीचर के लिए आवेदक संस्कृत इलेक्टिव विषय में 50% तथा एग्रीगेट 50% अंकों सहित स्नातक व बीएड धारक होना चाहिए। वहीं स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो इन पदों के लिए आवेदक 12वीं पास तथा डीएड यानी स्पेशल एजुकेशन धारक होना चाहिए। वहीं पीजीटी अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, बायोलॉजी व गणित विषय के लिए आवेदक कम से कम 50% अंकों सहित संबंधित विषय में मास्टर डिग्री व बीएड पास होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में हरियाणा की झांकी ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, औद्योगिक तरक्की और खेल उपलब्धियों का शानदार प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करते हुए झांकी को तैयार किया गया, जिसमें भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इस झांकी में भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का संदेश देते हुए दिखाई दिए। इसके बीच के भाग की बात करें तो प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाया गया था। इसमें सूरजकुंड मेले से प्रेरित पारंपरिक शिल्प कला का प्रदर्शन किया गया। झांकी के अंतिम भाग में प्रदेश के खिलाड़ियों के खेल क्षेत्र में योगदान को दर्शाया गया था। राज्य को एक खेल महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल पदकों का 30% से अधिक हिस्सा अर्जित किया है। इसके अलावा झांकी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के महत्व को भी प्रमुखता से दर्शाया गया। राज्य में लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर किए गए प्रयासों को भी दिखाया गया, जिससे यह संदेश गया कि हरियाणा केवल कृषि प्रधान राज्य ही नहीं, बल्कि तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक और सामाजिक सुधारों से युक्त प्रदेश भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि में इस बार बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। दरअसल अब की बार सरकार इस राशि को 6000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। अब तक 18 किस्तों के जरिए किसानों को यह राशि दी जा चुकी है और इस बार 19वीं किस्त का इंतजार किसान कर रहे हैं। वहीं 1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। इस योजना के तहत फिलहाल किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार कृषि क्षेत्र के लिए
इस साल लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कर सकती है। यह पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा होगा। सरकार का प्लान देश में कृषि उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ाने के साथ साथ उनके निर्यात में भी बढ़ोतरी करना है। किसानों को उम्मीद है कि इस बजट में आवंटित राशि का इस्तेमाल अनाज भंडारण, उन्नत बीजों के विकास, सप्लाई चेन में सुधार और दाल, तिलहन, सब्जियां और डेयरी उत्पादों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में किया जाएगा। हरियाणा में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह को बड़े धूमधाम से मनाया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ध्वजारोहण करने दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी अंबाला से सुलगी थी। इसी योगदान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 40,000 रुपए प्रति महीना की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने शहीदों को दी जाने वाली सम्मान राशि को दोगुना करते हुए 1 करोड़ रुपए कर दिया है। अग्निवीर को सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। हमारी सरकार 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद कर किसानों के हितों को सर्वोपरि रख रही है। सूबे के नायब सैनी सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर ध्वजारोहण करने जींद पहुंचे। उन्होंने सूबे के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में हरियाणा के विकास के लिए एकत्रित होकर काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने सभी स्कूलों में आज यानी 27 जनवरी को छुट्टी की घोषणा की है। हरियाणा के लाखों युवा सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम की तैयारियां और तेज की जा रही हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से परीक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसे लेकर जिला स्तर पर तैयारियों को लेकर एक बैठक की जाएगी, जिसमें परीक्षा आयोजित करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में बैठने की क्षमता और परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में विभिन्न जिलों के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों, कॉलेज, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की तैयारी के बारे में जायजा लिया जाएगा। साथ ही कमेटी में शामिल हरियाणा SSC सदस्य और अधिकारी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और जिला शिक्षा अधिकारियों, अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेंगे। ये ग्रुप C और ग्रुप D पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा 2025 आयोजित करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की बैठक की क्षमता की जानकारी लेने सहित परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में संबोधित करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस पर रेवाड़ी में मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा पहला अवसर है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे पहला अवसर वीर भूमि अहिरवाल की रेवाड़ी में मिला है। इसी क्षेत्र में नारनौल के पास नसीबपुर की वह ऐतिहासिक धरा है जहाँ सन 1857 की क्रांति के महानायक राव तुलाराम ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। सीएम नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी समेत 5 शहरों में इलेक्ट्रिक AC बसों को हरी झंडी दिखाई। रेवाड़ी को 5 बसें मिली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदेशवासी इससे उठा सकेंगे। यही नहीं, रोडवेज के बेड़े में और भी बसें शामिल करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के लिए भी वरिष्ठ नागरिकों से भरी 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम लोगों से भी मिले, साथ ही बुजुर्गों के उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। बजट को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि प्रदेश के हित में बजट होना चाहिए। आमजन के बहुमूल्य सुझावों को भी बजट में शामिल किया जाएगा। एम्स में OPD शुरू करने के सवाल पर कहा कि रेवाड़ी में तेजी से एम्स का निर्माण हो रहा है। हरियाणा ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी एम्स का बड़ा लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों पर कहा कि 100 दिन ही नहीं पूरे 5 साल नॉन स्टॉप काम हरियाणा सरकार करने जा रही है। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा चलाए जा रहे आई लव रेवाड़ी स्वच्छता अभियान की भी जमकर प्रशंसा की गई। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि खाद्य तेल कंपनी अडानी विल्मर लिमिटेड ने हरियाणा के सोनीपत में अपने फूड प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसे लगभग 1300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया है। अडानी विल्मर ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि उसने सोनीपत के गोहाना में अपने एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में परिचालन शुरू कर दिया है। यह खाद्य परिसर देश के सबसे बड़े परिसरों में से एक है। इस प्लांट से हरियाणा में 2000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह प्लांट 85 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इसकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 6.27 लाख टन है। इस प्लांट में चावल, गेहूं का आटा, सूजी, रवा और मैदा सहित 4.5 लाख टन खाद्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही सरसों का तेल, चावल की भूसी का तेल और कपास के बीज का तेल जैसे 2 लाख टन खाद्य तेल और इसके अलावा पशु आहार के लिए सरसों DOC और राइस ब्रान DOC का उत्पादन भी किया जाएगा। हरियाणा के सिरसा जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज राहत भरी खबर सामने आ रही है। शहर में आज यानी 27 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। यह सुनवाई एक्शन OP सब अर्बन डिवीजन कार्यालय सिरसा में होगी, जहां उपभोक्ता अपनी बिजली संबंधित शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए बिजली निगम के एक्शन ML सुखीजा ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग ने कई प्रकार की योजनाएं शुरू की है ताकि उनकी
सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो सके। इस विशेष सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से गलत बिलिंग, वोल्टेज से जुड़ी समस्याएं, बिजली आपूर्ति में रुकावट और खराब मीटर बदलने में हो रही देरी जैसी शिकायतों को सुना जाएगा। उपभोक्ता इस सुनवाई का लाभ उठाकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए हरियाणा सरकार गुरुग्राम में पार्क और स्मृति केंद्र विकसित करने जा रही है। नगर निगम द्वारा इसके लिए गांव धर्मपुर में करीब 7 एकड़ जगह को चिन्हित किया गया है। इस जगह पे बायोडायवर्सिटी पार्क, लाइब्रेरी और अटल बिहारी वाजपेयी की 100 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की योजना बनाई गई है। बता दें कि साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अटल पार्क विकसित करने और स्मृति केंद्र विकसित करने का ऐलान किया था, लेकिन पिछले 4 साल से योजना कागजों में लंबित पड़ी हुई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदेश जारी किया था कि जो अधिकारी सीएम घोषणाओं को लटका रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद निगम ने अटल पार्क विकसित करने के लिए शुक्रवार रात को ही सलाहकार एजेंसी को नियुक्त करने के लिए टेंडर लगाकर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। नगर निगम की योजना के अनुसार इस पार्क को बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें बच्चों के खेलने के लिए कई तरह के उपकरण और पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुंचे। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर किसानों ने हरियाणा, पंजाब समेत 13 राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। हरियाणा के अंबाला, करनाल और जींद के अलावा पंजाब के अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में इसका ज्यादा असर देखने को मिला। किसान संगठनों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकालने का समय दोपहर 12 बजे तय किया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर किसान सुबह करीब 11:30 बजे ही ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर निकल पड़े। किसानों का ये मार्च दोपहर करीब 1:30 बजे तक रहा। मार्च के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अंबाला में किसानों ने हरियाणा के मंत्री अनिल विज का आवास घेरा। इसके अलावा यहां भाजपा कार्यालय को भी घेरा गया। हालांकि इस दौरान दोनों ही जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, इसलिए किसानों को ज्यादा आगे नहीं जाने दिया गया। मुहिम में किसान सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही किसानों की मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। पानीपत के डाहर टोल प्लाजा पर किसान करीब 60 ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं टोहाना में एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। पलवल में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। यहाँ पर किसानों ने मुख्य बाजार से देवीलाल पार्क तक मार्च किया। वहीं इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि आज ये मार्च पूरे देश में करीब 12 से 13 राज्यों में सफल रहा। इस दौरान उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी से सवाल पूछा कि अगर हरियाणा में किसानों को सब कुछ मिल रहा है तो हरियाणा के किसान आज ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर क्यों उतरे। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि हमारी मांग है कि एमएसपी की लीगल गारंटी कानून बने, देश के किसान मजदूर को कर्जा मुक्त किया जाए, साथ ही फसली बीमा योजना लागू हो। हरियाणा में डाटा अपग्रेड के लिए बंद की गई सभी सरकारी वेबसाइट 26 जनवरी की शाम से पूरी तरह से बहाल हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने 25 जनवरी की मध्य रात्रि से सरल हरियाणा पोर्टल, फैमिली आईडी और कई अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं को डाटा अपग्रेडेशन के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। इस दौरान 1000 से ज्यादा महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं प्रभावित हुई, जिनमें सरल हरियाणा, फैमिली आईडी, राशन कार्ड, ई टिकटिंग, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और हर घर गृहिणी जैसी लोकप्रिय सेवाएं शामिल थी। हिसार कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक विकास शर्मा के अनुसार बात करें तो सभी वेबसाइटें अब पूर्ववत कार्य कर रही हैं और नागरिक अपनी आवश्यक सेवाओं का फायदा ऑनलाइन माध्यम से उठा सकते हैं। डाटा अपग्रेडेशन का यह कार्य सरकारी डिजिटल सेवाओं को और अधिक कुशल एवं सुरक्षित बनाने के लिए किया गया। यह कदम प्रदेश सरकार की डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे कि आम नागरिकों को बेहतर और निर्बाध सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी ईसीआर ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा में कम से कम 50% नंबरों के साथ पास होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डिग्री भी हासिल होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2025 को 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC, ST और OBC सहित रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। वहीं जनरल OBC के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। वहीं SC, ST, महिला और दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेसिस पर होगा। 76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट वहां मौजूद रहे। पीएम मोदी भी शामिल हुए। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया। पहली बार प्रलय मिसाइल परेड
में दिखी। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। अपाचे, राफेल और ग्लोब मास्टर इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे। परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकियां नजर आई। पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:15 के करीब कर्तव्य पथ पर पहुंचे, तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो के साथ बग्गी में बैठकर कर्तव्य पथ पर आई। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुबह 10:30 पर कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बजट 2025, कंपनियों की तिमाही नतीजे, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, एफएफआई, डीआईआई फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहेगी। 1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट 2025 पर सभी की नजरें टिकी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि वह खपत को बढ़ावा देने वाले और आर्थिक विकास को सपोर्ट करने वाले उपायों पर फोकस करेंगी। वहीं बजट से पहले पीएसयू और कैपेक्स थीम वाले शेयरों जैसे कि रेलवे, रक्षा और कैपिटल गुड्स पर फोकस किया जाएगा। इस हफ्ते 500 से ज्यादा कंपनियां दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करेंगी। इनमें कोल इंडिया, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टूब्रो, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा हुंडई मोटर्स इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया, एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर, बीएचईएल, सुजलान एनर्जी, टीवीएस मोटर और अडानी पावर जैसे कई दूसरी बड़ी कंपनियां भी तीसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी करने जा रही हैं। इन सब पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इससे आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।